नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का प्रश्न पत्र करेंगे जो शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा आपके सामने आपके लिए उपलब्ध करवाया गया था डीओ की साइट पर। अभ्यास प्रश्न पत्र ये पहला है, ठीक है, और ये नया पेपर है जो आपका नए पैटर्न पर आधारित है। एक बार पेपर को देख लो, आपके पास भेज भी दिया गया था, यहाँ डाउनलोड के लिए लिंक भी दे देंगे। बिल्कुल नए पैटर्न पे है। भाग ए होगा जिसमें 16 प्रश्न होंगे 1 अंक के, ठीक है। तो इसमें मैं आज आपको करवाऊंगा सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, केस स्टडी वाले हैं, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये केस स्टडी क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर पे है इसमें, क्योंकि 16 तक के नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। तो क्या दिया गया है, रमन एक तकिए के कवर पर पतंग के आकार के कपड़े के टुकड़े को सिलना चाहता है। उसके मन में पतंग के आकार के कपड़े को सिलते समय कुछ प्रश्न आए। आकृति को देखकर इस प्रश्नों के हल करने हैं। इस तकिए को आपको ध्यान से देखना है। इसमें आकृति बनाएंगे, ये पतंग, ठीक है। इधर पतंग दिखाई दे रहा है आपको, पतंग है, और इसकी डोर भी बनाई गई है, ठीक है। तो इसको ध्यान से आपने देख लिया। आप कुछ क्वेश्चनों के प्रश्न आपको देने हैं। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आपके दिए है, तो पहला प्रश्न आपके लिए क्या है कि रमन जो है वो सफ़ेद धागे को परस्पर कितने माप के कोण पर सिला है। सफ़ेद धागे को कितने माप के कोण पर मिला है। तो आपका वो पतंग था, ऐसे तो मैं बना देता हूँ आपके लिए, ऐसे उसने पतंग बनाया था, ठीक है। तो कितने माप का कोण था यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा आपका उत्तर। 90 डिग्री पे नहीं था, सॉरी, ये आपका 60 डिग्री पे हो सकता है। एक बार देख लेते हैं चित्र को पीछे। नहीं, 90 डिग्री पे था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 90 डिग्री। निकाल लेता हूँ वापस। तो आपका ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान है एक बार समझने के बाद। अगला है पतंग के ऊपरी भाग, ये वाला क्वेश्चन है। पतंग के ऊपरी भाग में बने दो छोटे त्रिभुज के लिए कौन सी समरूपता कसौटी उपयुक्त होगी। ये इन दोनों के लिए बोल रहा है, ऊपरी भाग में जो ये है, तो इनके लिए कौन सी समरूपता कसौटी होगी। ये समकोण त्रिभुज होगी ना। समकोण त्रिभुज में जब दो भाग बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुजें जो है, ये दोनों त्रिभुजें इस पूरी त्रिभुज के भी समरूप होती हैं, तो RHS नियम से हो जाएंगी। तीसरा आपके पास है समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात 2:9 है, तो इन त्रिभुजों के संगत शीर्ष लंब का अनुपात क्या होगा। आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो संगत भुजाओं का अनुपात 2:9 है ना, तो जो शीर्षलंब होंगे, शीर्षलंब त्रिभुज से ही बनते हैं, ये शीर्षलंब होता है इसका, ठीक है। तो वो भी इक्वल ही होते हैं, उनके अनुपात भी इक्वल होता है, तो 2:9 आ जाएगा, का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है पतंग की डोर पर बने त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम है। 2:9 के अनुपात पतंग के निचले भाग के समरूप हैं। यदि छोटे त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो पतंग के निचले भाग के त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई क्या होगी। वहाँ त्रिभुज बने हुए हैं कुछ, नीचे डोर पे ऐसे त्रिभुज बने हुए हैं, ठीक है। उसमें जो एक छोटा त्रिभुज है, ठीक है, इसने बोला है कि उनका भुजाओं का अनुपात है 2:9 है। उनके भुजाओं का अनुपात, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा उसने 4 बोल दी, आपको बड़े वाले की निकालनी है, ठीक है। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2x की सिवा आ जाएगा 4 9 चौक 36 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 18। या दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे क्या रखो x की जगह, कि वापस x की जगह 18 ही तो रखोगे, तभी इसका अनुपात कितना आ जाएगा, कट पिट के 2:9 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आपका सी उत्तर हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर लंबी लंबवर्तीय लकीरों द्वारा, अगला है लकीरों द्वारा बनी पतंग का क्षेत्रफल क्या होगा। 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, इसको रफ कर लेता हूँ मैं सारे एक बार। देखिए इसने कहा ये पतंग थी, ठीक है, ये पतंग थी। इसने क्या कहा कि एक तो ये है, ये छोटी वाली 8 सेंटीमीटर है, और ये जो बड़ी है ये 12 सेंटीमीटर है। तो अब बोल रहा है इस पतंग का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके बीच की इसने क्या दे दिया, विकीर्ण दे दिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 × d2 होता है। किसी भी पतंग का क्षेत्रफल होता है ये 1/2 d1 × d2, तो क्या हो जाएगा 1/2 d1
मतलब पहला विकिरण, डी का मतलब होता है विकिरण, ठीक है। विकिरण हो गया, पहला विकिरण 8 और दूसरा विकिरण आपने मान लिया 12, तो 1/2 डिवाइडेड इंटू 2, 2 चौके 8, 12 चौका 48 आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए उत्तर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मुझे तो समझ में आया होगा। अगले पे चलते हैं, अब नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया गया आपके पास, पढ़ लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के मिले केस स्टडी में, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। ये थोड़े से समझ लोगे तो बिल्कुल आसान होंगे। देखिए, कर्ण अपने परिवार के साथ, एक मिनट मार्कर ले लेता हूँ मैं। कर्ण अपने परिवार के साथ घर के नज़दीक की लैब में कोविड-19 की जांच कराने गया। प्रतीक्षा स्थान पर उनके बैठने का स्थान इस महामारी की दूरी के नियमों के अनुरूप था। आकृति के अनुसार उसके परिवार के सदस्य लाल सेक्टर द्वारा स्थान पर बैठे हैं। कुछ नहीं है, बस ये आपको सवाल को उसमें बदल दिया है एप्लीकेशन में, मतलब जो जनरल आपकी लाइफ से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तो आपका होता है वाई एक्सिस, ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, ये आपका एक्स एक्सिस है। इसने क्या किया है, ए बिंदु ले रखा है इसने ओरिजिन पे, यानी मूल बिंदु पे ले रखा है। आकाश तो यहाँ बैठा है, नीना यहाँ बैठी है, ज्ञान करण है, शायद करण यहाँ बैठा है, बीनू यहाँ बैठी है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से पता चलेगा हमें क्या करना है। तो नीचे की तरफ चलते हैं। देखिए, ए का मूल बिंदु मानने, देखिए क्या क्वेश्चन है कि ए को मूल बिंदु मानने तो ए के निर्देशांक क्या होंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, बहुत ही आसान आ गया, पहला ही 0 0 होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक हमेशा 0 0, यानी एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0। नीना और कर्ण के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। नीना कहाँ पे है, अब देखना पड़ेगा हमें, अब दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा। नीना और कर्ण, देखिए अब ध्यान से, ये तो है नीना, नीना के पॉइंट निकालने पड़ेंगे निर्देशांक, और साथ में कर्ण के। तो नीना के पॉइंट क्या आ जाएंगे, देखिए ये तो एक्स एक्स है, ये एक्स की वैल्यू देगा, ये वाई एक्स है, वाई की वैल्यू देगा। पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाती है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 3, ठीक है। फिर वाई की वैल्यू, वाई देखो कहाँ कहाँ है इसका सीध, ये है, ये पॉइंट अच्छा है, तो 3 और 6 आ गए नीना के पॉइंट। कर्ण के और निकाल लो, पहले एक्स की वैल्यू देखो, एक्स पे कहाँ मिल रहा है, 6 पे, ठीक है। और कर्ण वाई के पॉइंट कौन सा आ जाएगा, 5 वाला। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे पॉइंट ढूंढने होते हैं, ये कहाँ बैठे हैं, इसके निर्देशांक आ गए, इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। क्या सूत्र होता है वो निकालने का, सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो, इस पहले पॉइंट में से 6 में से अगला पहला पॉइंट घटा दो, 3 घटा दो, घटा दिया, उसका वर्ग कर दो, ठीक है, वर्ग। फिर क्या करना है, इस पॉइंट को उठाओ 5, और वाई है ये, और ये आपका दूसरा पॉइंट है वाई का, इसको उठाओ 5 - 6 इसका वर्ग, कितना, 6 में से 3 गया, 3 का वर्ग, और 5 - 6 -1 का वर्ग। -1 का वर्ग क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9, -1 का वर्ग क्या होता है 1, और उसका अंडर यानी √10 आ गया। तो ये दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। सेंटीमीटर मीटर कुछ दे नहीं रखा है, तो √10 इकाई उत्तर हो जाएगा। नोट कर लेना आप इसको, मैं दिखा देता हूँ कौन सा उत्तर हो जाएगा। ये हो जाएगा √10 इकाई, ठीक है। पहले वाले का ये था। आकाश के बैठने के स्थान के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए, ये आकाश है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाती है। एक्स देखो, ये आकाश जो है नीचे कहाँ मिला रहा है, 2 पे मिला रहा है, तो 2 हो गया। वाई, ये वाई का होता है लंबवत वाला जो है, वो वाई पे कहाँ पे मिल रहा है, 3 पे, तो 2 और 3 आ जाएंगे निर्देशांक। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो कौन सा, ए ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 4 नंबर आ गए हैं, बार बार रफ करना पड़ रहा था, आप साथ साथ नोट कर लेना, वीडियो रोक के कर सको तो। अगला है, आकाश व बीनू के बिल्कुल बीच में स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जहां एक व्यक्ति बैठा है। आकाश और बीनू के बीच में बैठा है, बिल्कुल आकाश बीनू के बीच में कहाँ पे होगा, हमें तो आइडिया लगा नहीं सकते हैं कहाँ पे होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, पता नहीं। इसके लिए पहले आकाश के पॉइंट निकालो। आकाश के पॉइंट क्या आ जाएंगे, नीचे 2 पे मिल रहा भी निकाला था, और यहाँ पे 3 पे। बीनू के क्या आ जाएंगे, 5, सामने कहाँ मिल रहा है, 2 पे। जब भी बीच का इनके बीच में कोई बैठा है उसके निशान निकालना, इसका मतलब है ये मध्य बिंदु पूछ रहा है। ये आपके लिए अब की बार और टफ हो जाता है थोड़ा पेपर,
क्योंकि आपको पेपर में ऐसे मिल जाए कि मध्य बिंदु के निर्देशक निकालो तो आप इजीली निकाल सकते हो। अब आपको क्या किया, इसने प्रॉब्लम में दे दिया भाई इन दोनों के बीच में कोई व्यक्ति बैठा है उसके निर्देशांक ज्ञात करो। इसका मतलब आपको मध्य बिंदु सूत्र ही लगाना है, तो आपको थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा इसमें। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, 2 + 5 पहले वालों को जोड़ लो। फॉर्मूला होता है इसका x1, ये x1 होता है, ये y1। फॉर्मूला बता देता हूँ, ये x2 होता है पहले वाला, ये y2। फॉर्मूला होता है इसका x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। ये होता है फॉर्मूला मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का। तो मैंने क्या किया, x1 x2 यानी 2 5 को जोड़ लिया बटे 2, कोमा फिर क्या जोड़ लूँगा, 3 और 2 को, 3 + 2 बटे 2। तो कितना आ गया, 5 और 2 7 होगा, 7 बटे 2 और 2 आएगा, दूसरा आ जाएगा 3 और 2 5 बटे 2। तो ये हो जाएंगे उसके निर्देशांक व्यक्ति के जो इनके बीच में बैठे हैं। ऐसे करना आपको, ठीक है। रफ कर रहा हूँ मैं, नोट कर लेना आप। लास्ट क्वेश्चन आ गया इसका, कर्ण के परिवार के सदस्यों को बैठने के स्थानों के बिंदुओं को मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है, ये हमें बताना है। कौन सी आकृति प्राप्त होगी इन सभी को मिलाने के बाद, मिला लो पता चल जाएगा, देखिए ठीक है। तो कैसी आकृति प्राप्त हो रही है, आयत तो है नहीं ना, वर्ग है, सारी भुजाएं बराबर नहीं है, आयत भी नहीं है, कोण 90 डिग्री का नहीं है, तो मुझे लगता है समांतर चतुर्भुज बनेगी ये। देखिए नीचे कौन सा उत्तर हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, ये ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कर लिए सारे इसमें। और इसके निर्देशांक क्या आए थे, 7 बटे 2 और 5 बटे 2 आए थे। देखिए दशमलव में आंसर दे रखा है। 7 बटे 2 का 10 मतलब है 2 3 6 2 5 10, ठीक है। 2 दूनी 4 2 5 10, 3 दूसरा 5 और 2 दूसरा 5, ये ऑप्शन उत्तर हो जाएगा 5वें का, ठीक है। चलिए इसको रफ कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला आ गया इसमें, देखिए भाई एक और क्वेश्चन दिया हुआ है सामने आपके, क्या दिया हुआ है पढ़ लेते हैं। पौधों द्वारा हरा भरा बनाने की योजना बना रहा है, शतम की विमाएँ दे रखी है, चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये दिल्ली सरकार का चित्र दे रखा है इन्होंने, स्तंभों पे क्या कर रखा है, पौधे लगवा रखे हैं। इस स्तंभ पे पहला क्वेश्चन तो यही, कैसी आकृति है, तो कैसी आकृति है ये, घनाभ कैसा होता है आपका, घन होता है जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं, घनाभ में इसमें बराबर नहीं है भुजाएं, ये ऐसे है आपका, ठीक है, ऐसी तो होगा ये। तो ये कैसी आकृति दिखाई दे रही है आपको, ये घनाभ हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। वह कौन सा सूत्र है जो इसको सूत्र का प्रयोग, अगला है, का प्रयोग करने से इस स्तंभ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इन पार्टों को तो निकाल नहीं सकते हैं, ये ऊपर लगा हुआ है, ये ज़मीन में टिका हुआ है, तो बात किसकी कर रहे हैं हम, इनको हटा देंगे तो हम पार्श्व पृष्ठतल की बात करें, वक्र पृष्ठ की। तो क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 2 × 2h × L + B होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझ गए तो आप। अगला क्वेश्चन है, एक स्तंभ का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए भाई साहब ये निकाल लेते हैं हम, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये दी हुई विमाएँ, इसका मतलब है ये L है, ये दूसरा B है और लास्ट H है। फॉर्मूला हमारे पास है 2h × L + B, बस वैल्यू पुट कर देते हैं। 2h, h की जगह क्या आ जाएगा 20, L + B, L + B यानी 1.5 + 1.5, 1.5 1.5 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, गुणा में 20 है, गुणा में 2 है, कितना हो जाएगा 20 या 60 दूनी 120 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लेना, आसान था ये तो। इसको रख करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब क्या पूछ रहा है, इस स्तंभ को भरने में कितने सीमेंट का प्रयोग हुआ है, तो आयतन निकालना पड़ेगा, है ना। आयतन का सूत्र क्या होता है, L × B × H होता है, ठीक है। वैसे भी देख लो, मीटर क्यूब दिया है, मीटर क्यूब दिया है, मीटर क्यूब दिया है, इसका मतलब आयतन निकालना है। क्षेत्रफल में तो स्क्वायर होता है, यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है, क्या निकालना है। तो L × B × H यानी 1.5 था, कहाँ गया, 1.5 था, गुणा में 1.5 और गुणा में 20,
लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये कितना हो जाएगा 15/10, 10 में खोल दिया मैंने, 15/10 गुणा में 20, 10 दूनी 20, 2 पंजे 10 और 5 दिए 15, 15 और 3 बच गया, 15 दिया 45 मीटर क्यूब उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी उत्तर हो गया दोस्तों। ठीक है, इसको रफ कर लेता हूँ मैं, आप नोट कर लेना। नेक्स्ट आपके पास है, आप कॉपी पेन पे करवाने का टाइम नहीं है, कई कॉपी पेन पे आपको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन अभी टाइम बहुत कम है। पौधों को लगाने की कीमत ज्ञात कीजिए यदि इसकी कीमत 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो। 1 वर्ग मीटर पर पौधे लगाने का खर्च है 50 रुपये। आप मुझे ध्यान से देखिए, ये आपके पास चित्र है इसका, है ना। पौधे कहाँ कहाँ लगेंगे, इन भागों में तो पौधे लगेंगे नहीं, ना नीचे लगेंगे ना ऊपर लगेंगे, पौधे लगेंगे चारों ओर। चारों ओर का क्षेत्रफल आपका वक्र पृष्ठ होता है। वक्र क्षेत्रफल हम पहले से ही निकाल चुके हैं, जो आपके पास 120 आया था, यानी हमें 120 वर्ग मीटर पे पौधे लगाने हैं। तो क्या हो जाएगा 50 गुणा में 120, 12 पंजे 60 और 6000 वर्ग मीटर आपका 6000 रुपये उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना इसको। 3 हमने कर लिए हैं, चौथा और कर लेते हैं, कहाँ पे देखते हैं। ये रहा लास्ट, बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब क्या बोल रहा है इसमें, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मैं आपको सैम्पल पेपर के सभी के करवाऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार इनसे रिलेटेड ही पूछे जाते हैं पेपर में। तो आज पहले पेपर के किए हैं, 3 सैम्पल पेपर है मेरे पास दिल्ली सरकार की तरफ वाले, तो तीनों के मैं करवाऊँगा, आप ध्यान से देख लेना। और क्लास में मैं नहीं करवा पाऊँगा, इतना टाइम शायद ना भी हो, तो इसलिए आप वीडियो की हेल्प से ही कर लेना। क्लास में मैं बेसिक ही करवा पाऊँगा आपको। एक पार्क में रबड़ एवं लोहे की चैन से बना झूला है। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले सचिन ने ध्यान दिया कि यह उसके द्वारा गणित की कक्षा में पढ़ी गई एक गणितीय आकृति है। निम्नलिखित प्रश्न उसके मस्तिष्क में आए, दोनों चित्र को ध्यान पर देखकर उत्तर दीजिए। उस आकृति का नाम लिखिए जिसमें झूला मुड़ा हुआ है। ये घोड़े की नाड़ है, पता आपको, और ये आपका क्या है, ये चित्र बना रखा है इसने। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, द्विघात समीकरण का चित्र है ये। ठीक है, जूम करके दिखा देंगे। क्या पूछ रहा है पहले में, उस आकृति का नाम जिसमें झूला मुड़ा हुआ है। ये झूला, सॉरी झूला है ये गोले की नाड़ जैसा। तो ये कैसी आकृति है, ना तो अंडाकार है, देखिए कुंडली के आकार भी नहीं है। कुंडली के आकार की कैसी होती है, कुंडली के आकार नहीं है, अंडाकार। अंडाकार तो ये होता है, रैखिक सीधी होती है, ना ये है ना ये है और ये भी नहीं है। तो परवलय, परवलयाकार की है, ये परवलयाकार की होती है आकृतियाँ, ये होगी या ये होगी या ये होगी। ठीक है, मैं सारे को रफ कर रहा हूँ, तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा पहले वाले का। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, इस बहुपद की कितने शून्य, देखिए कितना ईजी है। मैंने आपको बताया था, ये है आपके पास और ये था, कितने स्थानों पे काट रहा है एक्स को, 2 पे, एक यहाँ एक यहाँ, तो 2 हो जाएंगे उत्तर में। तो क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में। नेक्स्ट आपके पास है, इस बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही ईजी है। मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए शून्य निकालने के लिए, तो आपको दिखाई दे जाए। तो यहाँ रफ सी आकृति दे रखी है, देखिए एक तो ये काट रहा है यहाँ पे -1 पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है 3 पे। मैं अच्छे से कल दिखा देता हूँ। तो जहाँ पे भी एक्स को काटेगा ना, वही शून्य को हो जाएंगे, तो इसके शून्य को हो जाएंगे -1 और 3। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। मैं वापस चलता हूँ वहीं पे, देखिए -1 और 3, बी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा आपका तीसरे का, ये ऑप्शन उत्तर हो जाएगा बी। अगला है, इस बहुपद के व्यंजक क्या होगा, क्या बनेगा इसका व्यंजक। ठीक है, दो 3 तरीके हैं, या तो क्या कर लो, इसमें ये वैल्यू पुट करके देख लो जो देर की है, जो समीकरण 0 हो जाएगा वही उत्तर हो जाएगा। जैसे अभी हम क्या किसमें पुट कर लेते हैं, सी ऑप्शन इसका उत्तर होगा शायद, सी में पुट करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे एक्स की जगह -1 पुट किया, -1 का वर्ग -2 इंटू -1, एक्स की जगह पुट किया मैंने -3, 1 हो गया, इधर प्लस का 2 हो गया, माइनस का 3, 3 - 3 0 उत्तर हो गया। जब 3 पुट करोगे तो भी 0 आना है, यानी जो इन दोनों समीकरणों को, जो ये वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई कर देगी वो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, या दूसरा तरीका और बताता हूँ मैं आपको। शून्य दिए हैं,
शून्यों को जोड़ लो, -1 + 3 जोड़ लिया, कितना आया 2। शून्यों को गुणा कर लो, -1 × 3 कितना आया -3। एक मैंने सिखाया था आपको कि x² -α + बीटा, यहाँ तो शून्यों का योग होता है, इंटू में x और प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इसमें वैल्यू रख दो, x² अल्फ़ा + बीटा कितना था आपका, शून्यों का योग कितना था 2, तो 2x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा कितना था -3, तो ये इसको हटा दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे -3, तो ये 2 उत्तर हो जाएंगे आपके, सॉरी 1 उत्तर हो जाएगा, यही उत्तर था आपका सी। देखो निकाल दिया ना मैंने। आप इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हो, आप जैसे मर्जी चाहो कर लेना आप। नेक्स्ट है, यदि x = 1 है तो बहुपद का मान है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुपद आपका ये आ गया था, तो मैं क्या करूँगा, x = 1 पे निकालना है, तो जहाँ जहाँ x है इसमें वहाँ वहाँ रख दूंगा इसको, 1 -2 x की जगह फिर 1 रख दिया, +3 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 -2 + 3 दोनों जुड़ जाएंगे 4 और माइनस का फिर 2 बच गया, 4 में से 2 गया 2, 2 उत्तर हो जाएगा। यानी नहीं, क्या कर दिया इसने, यही तो होगा इसका उत्तर। देखता हूँ एक बार, यही कैसे होगा भाई, गलती करेंगे तो यही कैसे आएगा। यहाँ गलती कर रखी है, ये -3 है दोस्तों, फिर यहाँ गलती कर रखी है, ये भी -3 है, तो -3 -2 -5 और +1, यानी -4 उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आज की वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है हमने 4 डिस्कस कर लिए हैं इस पेपर के, और एक पेपर में आपके पास 4 ही केस स्टडी क्वेश्चन आने हैं। मैंने यहाँ पे आपको 1 2 4 5 ऑप्शन करवाए हैं, लेकिन आपको 5 नहीं करने पेपर में, कोई भी 4 के उत्तर लिखने हैं, ठीक है। या 5 भी कर देना आप, कोई 4 ठीक हो गए वो आपको उनके नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन आने हैं और हर एक के 4 पार्ट हैं, तो 4 चौके 16 नंबर ऑब्जेक्ट टाइप में यहाँ मिलने हैं आपको। 16 के आने हैं आपके 1 नंबर वाले, और 10 शायद 20 नंबर के आपके आने 2 नंबर के। तो आपको बेसिक पे ज़्यादा जोर देना दोस्तों। अब मैं जल्दी ही कल आपके लिए नेक्स्ट सैम्पल पेपर की ये करवाऊँगा केस स्टडी क्वेश्चन, वहाँ उसके छोटे और बड़े सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले केस स्टडी कर लेते हैं। मेरे पास मैसेज आया था केस स्टडी करवा दो। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स। मिलते हैं जल्दी ही अगले सैम्पल पेपर को लेकर, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। बाय बाय।